आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यों में से एक की, रिलायंस। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारत की इकोनॉमी और इंडस्ट्री को, बल्कि हम जैसे आम लोगों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक इंसान, उसका सपना इतना बड़ा कैसे हो गया कि उसने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की और उनके बनाए हुए साम्राज्य रिलायंस की। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, एक साधारण इंसान के एक असाधारण सपने से। तो देखिए, धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो लड़का यमन चला जाता है और वहां एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर देता है। और यही जो बाहरी दुनिया का तजुर्बा था, यही उन्हें 1958 में एक बिल्कुल नए, एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस विजन के साथ भारत वापस लेकर आया। तो अब सवाल यह है कि यह सफर आगे कैसे बढ़ा, एक छोटे मोटे ट्रेड से कितने बड़े एम्पायर तक की कहानी कैसे बनी, चलिए देखते हैं। तो साल था 1958। मुंबई में शुरुआत हुई रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की। अब शुरुआत में यह कंपनी क्या करती थी? मसाले और कपड़े, बस इनका ट्रेड होता था। लेकिन धीरूभाई का विजन कहीं बड़ा था। उनकी नजर टिकी थी भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर पर। फिर आया साल 1966 और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। रिलायंस ने ट्रेडिंग छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया जो देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर घर का हिस्सा बन गया। नाम था विमल। विमल की कामयाबी के पीछे धीरूभाई अंबानी का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा था। वो कहते थे, अगर प्रोडक्ट में दम है तो उसे हर एक इंसान तक पहुंचाना है। और बस उन्होंने यही किया। क्वालिटी बेहतरीन, दाम ऐसा जो हर कोई दे सके, और मार्केटिंग वो तो कमाल की थी ही। बस इन्हीं 3 चीजों ने विमल को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां रिलायंस ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, बल्कि मार्केट के खेलने का तरीका ही बदल दिया। बात करते हैं उनकी गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज की। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। 1977 से पहले की बात करें तो भारत का जो स्टॉक मार्केट था ना, वो एक तरह से अमीरों का एक्सक्लूसिव क्लब था। मतलब आम आदमी तो उसमें पैसा लगाने की सोच भी नहीं सकता था, नामुमकिन जैसा था। लेकिन फिर आया रिलायंस का आईपीओ और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतिहास में पहली बार लाखों मिडिल क्लास परिवारों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। वो सिर्फ निवेशक नहीं, बल्कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में हिस्सेदार बन गए। और पता है, यहीं से भारत में इक्विटी कल्चर की नींव पड़ी। मतलब एक ऐसा कल्चर जहां स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सिर्फ कुछ अमीर लोगों का काम नहीं रहा, बल्कि आम लोग भी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते थे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। धीरूभाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी, जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, एक कंपनी जो कपड़ा बनाती है, वो धागा भी खुद बनाए, धागे के लिए कच्चा माल भी खुद बनाए। मतलब ए से लेकर जेड तक सब कुछ इन हाउस। इससे होता क्या है? लागत घटती है और मुनाफा आसमान छूता है। और रिलायंस ने बिल्कुल यही मॉडल अपनाया। उन्होंने पॉलिएस्टर से शुरुआत की, फिर सोचा पॉलिएस्टर बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो भी खुद ही बनाएंगे। फिर प्लास्टिक, फिर फाइबर्स, एक एक करके जैसे कोई पजल जोड़ रहा हो। उन्होंने पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो इस मजबूत नींव के साथ अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां रिलायंस भारत का इंडस्ट्रियल जायंट बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। 80s और 90s का जो दशक था, उसमें रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर में बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया। उन्होंने होशियारी से अपने बिजनेस प्लान को देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ अलाइन किया और नतीजा, एक टेक्सटाइल कंपनी देखते ही देखते एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल गई। और फिर आया साल 1999, जब रिलायंस ने अपने सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल दिया। यह था गुजरात का जामनगर रिफाइनरी। आज की तारीख में ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत मजबूत पिलर है। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि धीरूभाई का एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना। रिलायंस का हर कदम, हर प्रोजेक्ट उसी बड़े सपने को पूरा करने का एक जरिया था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब धीरूभाई नहीं रहे। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, धीरूभाई के बाद की रिलायंस की कहानी। साल 2002 में
धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनके जाने के साथ ही उनके बनाए इस विशाल साम्राज्य के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था। फिर आया साल 2005 और ये एम्पायर दो भाइयों के बीच बंट गया। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस यानी तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स रहा। वहीं अनिल अंबानी को मिला एक नया ग्रुप, रिलायंस एडीए ग्रुप, जिसमें टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स। तो साम्राज्य तो बन चुका था, पर शायद असली क्रांति तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ, ये एक अलग ही कहानी है। अगर रिलायंस के इतिहास ने भारत की नींव रखी तो उसके भविष्य ने, कह सकते हैं कि देश की दिशा ही बदल दी। ये कहानी उसी बदलाव की है जिसने एक राष्ट्र को एक नई शक्ल दे दी। और ये सब शुरू हुआ मुकेश अंबानी के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। वो अपने पिता धीरूभाई के सपनों को ही आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक नई तकनीक के साथ। उनका मानना था कि डेटा 21वीं सदी का सबसे कीमती संसाधन है, और बस यही सोच भारत की डिजिटल क्रांति का एक तरह से शुरुआती पॉइंट बनी। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इस एक अकेले विचार ने न सिर्फ रिलायंस बल्कि पूरे देश के लिए एक नए दौर की नींव रख दी। तो इसका असल में मतलब क्या है? डेटा नया तेल है। देखिए, ये एक ऐसी सोच है जो डेटा को आर्थिक विकास और इनोवेशन का ईंधन मानती है, ठीक वैसे ही जैसे 20वीं सदी में तेल हुआ करता था। मुकेश अंबानी का विजन था डेटा की इसी ताकत का इस्तेमाल करना ताकि कंपनी और देश दोनों की पूरी क्षमता को बाहर लाया जा सके। अच्छा, विजन तो था, लेकिन उसे हकीकत में कैसे बदला गया? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है जियो के डिजिटल धमाके की। एक ऐसा लॉन्च जिसने भारत के टेलीकॉम बाजार की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। साल था 2016। रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक डिजिटल धमाका था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बदलाव कितना बड़ा था वो यहां साफ दिखता है। जियो से पहले सोचिए, डेटा कितना महंगा था, इंटरनेट कुछ ही लोगों तक था, और जियो के बाद अचानक से मुफ्त कॉल और दुनिया का सबसे सस्ता डेटा, इसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया और इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। और इसका असर वो सिर्फ टेलीकॉम तक नहीं रहा। सोचिए, जब डेटा इतना सस्ता और आसान हो गया तो इनोवेशन के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। नए-नए स्टार्टअप्स उगने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास करोड़ों लोगों तक पहुंचने का एक सस्ता जरिया था। यूपीआई जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चल पड़े क्योंकि लोग कहीं भी कभी भी लेन देन कर सकते थे। ऑनलाइन शिक्षा घर घर पहुंच गई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कंपनी का लॉन्च नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी क्रांति थी जिसने भारत को एक डिजिटल महाशक्ति बना दिया। तो जियो ने डिजिटल हाईवे तो बना दिया था, शानदार काम। लेकिन रिलायंस का लक्ष्य सिर्फ यहीं रुकना नहीं था। अब उन्होंने इस हाईवे के ऊपर एक विशाल उपभोक्ता साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया, जो रिटेल से लेके मनोरंजन तक हर घर को छूता है। जैसे कि रिलायंस रिटेल, जो 2006 में शुरू हुआ था और आज भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, ट्रेंड्स और डिजिटल स्टोर्स की। लक्ष्य साफ है, हर उपभोक्ता के जीवन के हर पहलू में मौजूद रहना और साथ ही छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल उपकरणों से जोड़ना। और फिर जाहिर है, भारत का सबसे बड़ा जुनून, उस तक पहुंचे बिना आप हर घर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो रिलायंस ने एक और रणनीतिक कदम उठाया, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में प्रवेश। ये उनके उपभोक्ता केंद्रित साम्राज्य का एक और मजबूत स्तंभ बना। जियो सिनेमा और वायकॉम 18 जैसी चीजों के साथ रिलायंस ने मनोरंजन को हर स्क्रीन पर पहुंचाया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था आईपीएल जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के अधिकार हासिल करना। उन्होंने भारत के सबसे बड़े जुनून क्रिकेट को सीधे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तो सवाल उठता है कि एक ऐसी कंपनी के लिए आगे क्या है जिसने इतना कुछ हासिल कर लिया हो? वो यहां से कहां जाएगी? खैर, अब हम भविष्य की ओर देखते हैं और रिलायंस का अगला बड़ा लक्ष्य सिर्फ व्यापार का विस्तार नहीं है, बल्कि एक हरित, एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना है। मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी घोषणा की है। वो रिलायंस को एक ऐसी कंपनी जो पारंपरिक रूप से तेल और गैस पर बनी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, कंपनी को नेट जीरो कार्बन बनाना। दूसरा, सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे निकलना। और तीसरा, हाइड्रोजन ईंधन जैसी भविष्य की तकनीक विकसित करना। यह सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं है, यह कंपनी की पहचान को ही बदलने की तैयारी है।
और बात सिर्फ हरित ऊर्जा पर ही खत्म नहीं होती। रिलायंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में भी भारी निवेश कर रहा है। कह सकते हैं कि ये उसी डेटा नया तेल है वाली सोच का अगला पड़ाव है। लक्ष्य एकदम साफ है, भारत के डिजिटल भविष्य के लिए सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं बल्कि उसका दिमाग भी तैयार करना, देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन जानते हैं, किसी भी साम्राज्य की कहानी सिर्फ मुनाफे और विस्तार की नहीं होती। उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें बिजनेस से परे भी देखना होगा और ये समझना होगा कि रिलायंस कैसे अपने साम्राज्य को एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ बनाने का दावा करता है। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में पूरे भारत में काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये एक याद दिलाता है कि एक साम्राज्य सिर्फ पैसे से नहीं बनता, जिम्मेदारी से भी बनता है। तो कुल मिलाकर जब हम धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक के इस पूरे सफर को देखते हैं तो हमें एक सपने की, एक संघर्ष की और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी दिखती है जो आधुनिक भारत की कहानी के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी है या फिर ये एक राष्ट्र की कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जो रिलायंस के विकास और भारत की अपनी राष्ट्रीय कहानी के बीच के उस अटूट रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।